जैसा कि आप जानते हैं, जन सुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर विगत कई दिनों से कुंवर नारायण जी पर केंद्रित एकाग्र के अंतर्गत कई कार्यक्रम हो रहे हैं और उनसे जुड़े उनके कार्यों पर अपने हिसाब से संपादन और आलेख लिखने वाले लोग, उनकी स्मृतियों से गहरे संबंध रखने वाले लोग एक एक कर इस श्रृंखला में आए हैं और अपनी बातचीत की है। यहाँ विश्वविद्यालय से जुड़े प्राध्यापक, फिल्म जगत से जुड़े फिल्मकार और तमाम ऐसे दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए शख्सियतों ने कुंवर जी पर अपनी बातचीत की है और उनके रचनाकार के विभिन्न पक्षों पर अपनी ओर से टिप्पणी की है और उस मूल्यांकन में अपनी ओर से काफी कुछ जोड़ा भी है। स्वागत है श्री मनीष कुमार जी। इसी कड़ी में मित्रों, आज हम सबके बीच महत्वपूर्ण लेखिका अनामिका जी उपस्थित हैं। जिस तरह से कुंवर नारायण एक साथ कई विधाओं में सृजनरत रहे और मूलतः स्वयं को कवि मानते रहे, उसी तरह अनामिका जी भी एक साथ कई विधाओं में सृजनरत होते हुए भी स्वयं को कवि ही मानती हैं। स्वागत है दीदी आपका इस कार्यक्रम में। बहुत आभार अर्पण जो यहाँ बुलाया। और निश्चय ही दीदी, आपके माध्यम से हम कुंवर जी के साथ जुड़ी आपकी स्मृतियों को यहाँ साझा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शक और श्रोता उससे लाभान्वित होंगे और कुंवर जी को समझने में वे स्मृतियां निश्चय ही उनके लिए सहायक होंगी। एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ, आपकी दृष्टि के साथ हम उनको समझ पाएंगे। दीदी, इस बीच शिखर त्रिपाठी जी, सोनू यशराज जी, अमरेंद्र कुमार शर्मा जी और हमारे कुछ साथी जुड़ गए हैं। मित्रों, आप सभी का स्वागत है और मैं अनामिका जी का, जिन्हें मैं दीदी कहता हूं, उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुई हैं। इसके लिए उनका आभार। और दीदी, इस चर्चा की शुरुआत क्यों नहीं कुंवर जी के साथ जुड़ी आपकी स्मृतियों से ही की जाए। तो कृपया उनसे आपकी जो पहली मुलाकात हुई वहां से कुछ बात आरंभ हो, तो हमारे दर्शकों को और साहित्य सुधियों को एक मतलब रोचकता का एक मतलब उस रोचकता की एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर काया से ऊपर उठी हुई मुलाकात कहते हो तो वो तो तभी हुई थी जब मैं स्कूल में थी और उनका मैंने खंड काव्य पढ़ा था। कायातीत जो लोग होते हैं उनमें भी शब्द शरीर से स्पर्श करने का, मन को स्पर्श करने का जो एक खास तरह का तेज होता है, उसका मुझे अनुभव था। लेकिन प्रत्यक्ष मिली हूं मैं उनसे जब पहली बार भोपाल गई थी, भारत भवन। यहाँ पर जब मैं थी तो पढ़ती थी, यहाँ पढ़ने आई तब भी पढ़ने के समय संकोच रहता है, आदमी किसी से मिलता कहाँ है। वही मियाँ की दौड़ मस्जिद तक क्लास किया, हॉस्टल आए, पर शब्द पढ़ लेता है आदमी, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि जिसके बारे में पढ़ा है, जिसको पढ़ा है, उससे मिलने जाएं। तो उठने पर संतोष किया। उसके बाद जब फिर शादी हो गई, फिर बच्चे छोटे छोटे, और उसके बाद मौका ही नहीं मिला। मेरा छोटा बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का था
तब एक बार भारत भवन से बुलावा आया, तो वहां पर इनके साथ पूरे परिवार के साथ जाने का और वहां रहने का एक जगह मौका मिला। अच्छा, उस समय बच्चा इतना छोटा था कि मैं उसको छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, तो वो गोदी में चिपका चिपका हमारे मेरे साथ ही बैठता था। हम तब ट्रेन में चला करते थे, तो हम दो, अब उतने छोटे बच्चे का अलग से तो रिजर्वेशन होता नहीं, तो हम ना कलेजे में उसको उसी बर्थ में साट लेते थे और उसको बांध एक तरह से अपने दुपट्टे में बांध के रखते थे कि नीचे बीच वाले बर्थ में मल मिली थी जगह, तो डर लगता था कि नीचे न गिर पाए, तो बांध लिया था। ये लोग तो खैर प्लेन से गए थे, लेकिन मैंने मैंने जब ये बात सुनाई कि रात में नींद आ जाने पर ऐसा किया, तो भारती जी इतना इतना हंसी, और उनकी हंसी मुझे इतनी अलग तरह से याद है। कुंवर जी हंसे तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में जितना गहरा वात्सल्य, वो आंखें झील, सचमुच की झील थी। और जैसे पेड़ के नीचे बैठने पर कितना भी थका हुआ मन हो शांत हो जाता है, उसी तरह से उनके पास बैठने पर ऐसा लगता था कि थिरा गया आदमी, सारे क्लेश सारी तकलीफें धुल गईं। गोरकी के उपन्यास में एक प्रसंग है, उनके उपन्यास में ने उनकी जीवनी में, जिसमें कि थक के आता है फैक्ट्री का एक बच्चा, दो बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा खुद गोरकी ही है, और दोनों फैक्ट्री के पीछे वाला जो डबरा है उसमें पैर डुबा के बैठ जाते हैं एक साथ, और सामने सूर्यास्त देखते हैं। थकान उनकी इतनी ज्यादा है, इतना फैक्ट्री में काम किया है, अनाथ बच्चे हैं और इतनी ठंड है, फिर भी वो पाँव डुबा के बैठ जाते हैं ना उस पोखर में और सूर्यास्त देखते हैं। कुछ कुछ वैसा ही एहसास मुझे भारती जी और कुंवर जी के साथ बैठे हुए होता था। जब भी मैं बैठी, और इसकी पहली सूक्ष्म अनुभूति मुझे भोपाल के उस होटल में हुई थी जहां पर उन्नयन के साथ में गई थी। और मुझे अब ये लग रहा था कि स्टेज पे मैं जाऊंगी, मुझे पूरा एक पर्चा पढ़ना था, और उन्नयन मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं, आंचल पकड़े हुए हैं। और फिर मैंने भारती जी को और कुंवर जी को कहा कि अब क्या होगा, तो उन्होंने दोनों ने जिस तरह से गोद में लेके उसको, और टॉफियां रख ली थी भारती जी ने बहुत सारी अपने इसमें, और उसको जैसे दोनों ने बहलाया, वो नहीं तो वो दौड़ के चला आया एक बार स्टेज पर, फिर कुंवर जी पीछे गए और उसको ले आए और इतने प्रेम से बहलाया उसको, और इतना उसके बाद वो हिलमिल गया कि बाद में जब बड़े होने पर उसकी किताब उनकी इन लोगों को दिखाई हमने कि बेटा यही थे कुंवर जी, तो वो मतलब कह रहा था हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। सो टॉफियां मुझे याद है, वो बड़ी अलग तरह की टॉफी थी मम्मा। हमने कहा हाँ। तो ये एक बहुत बहुत ही नई माँ पहली बार छोटे बच्चे को लेके बाहर निकली हुई, उसको कितनी व्यग्रता होगी तैयारी के समय, कैसे उसने चुराया होगा तैयारी का समय, सबकी गहरी समझ। और बाद में जब मैंने इनकी कविताएं पढ़ी और उसकी स्त्री दृष्टि, मुझे लगा कि ये तो इटर्नल, शाश्वत स्त्री दृष्टि इनके भीतर है। एक समधित व्यक्ति जो इतना प्रशांत है, इतना अहिंसक है, वो एक तरह से अ, जिसको आज हम कहते हैं स्त्री दृष्टि, वो तो एक बहाना है ना। जो भी हिंसा के खिलाफ प्रतिबद्ध है, जो भी वंचितों की तरफ से सोचता है, और जो भी ठहरी हुई आंख से देखता है। गोरख कहते थे कि हवा की न जब, बहुत सुंदर है गोरख की ये पंक्ति, और कुंवर जी पर पूरी वो चरितार्थ होती है। गोरख की पंक्ति है कि साधु कौन है, सच्चा कौन है, तो हबकी न बोली बा, थपकी न चली बा, धीरे रखिब पाँव। इतना सुंदर ये पंक्ति मुझे हमेशा उनको देखकर याद आती थी कि यह व्यक्ति कभी हबक के नहीं बोलता, कभी थप थप करके अहंकार में मदमाता हुआ नहीं चलता, और धरती पर भी धीमे पांव रखता है।
जैसे कि धरती को भी बोझ ना हो किसी तरह से। ये जो संवेदनशीलता थी, ये इनके खंड काव्यों, तीनों खंड काव्यों से होती हुई अभी अंतिम संग्रह में भी जिस तरह से, और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य और प्रकृति में और काल, समय, इन तीनों का जो त्रिक बनता है वो बहुत ही गहरे दार्शनिक आयाम से भरा हुआ है। जैसे कोई मंडल होता है, बुद्ध बौद्ध मंडल होते हैं, हिंदू मतलब ऐसे भी पूजा के जो मंडल होते हैं, उसमें पूरी कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस में एनर्जी पूरी रहती है, दुनिया भर की प्रतीकित ही सही लेकिन रहती है, उसका निवेश माना ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मानने में बड़ी शक्ति है। उस तरह से इनकी कविताएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसी कविताएं हैं वैसा ही व्यक्तित्व था। अंतिम दिनों में मैं अलग अलग लोगों के साथ इनसे मिलने गई, एक बार माँ के साथ भी मिलने गई, एक बार बोधिसत्व और उसके परिवार के साथ भी मिलने गई, आभा बोधिसत्व के साथ। और भी जब जब भी मैं उनसे मिलती थी तो मुझे लगता था कि इतना थिराया हुआ बुद्ध वाला मन, मुझे लगता था कि ये जो लिखते हैं, ये जो सोचते हैं, उस वो शब्द ही जैसे इन पे लगातार सूखे पत्तों की तरह बरस रहे हैं। और मुझे याद आती थी वेणुवन वाले प्रसंग की, जो बुद्ध और आनंद में बातचीत हुई थी। आनंद ने अंतिम समय में बुद्ध के साथ वो टहला करता था, वेणुवन में पत्ते झड़ते रहते थे। वो बुद्ध के अंतिम कुछ वर्ष थे और बुद्ध को पता था कि अब जाना है, तो वो कुछ भी बता देने को उत्सुक रहते थे। तो आनंद ने पूछा कि क्या आप सब कुछ मुझसे साझा कर चुके? बुद्ध ने कहा बहुत कुछ साझा किया, लेकिन कुछ जो है वो मौन की सरहद में है। वो साझा मतलब अनुभूति गम्य है, वो शब्द गम्य नहीं है। तो कितना उसने, आनंद ने कहा कि कितना साझा किया? तो बुद्ध ने एक मुट्ठी उठाई, अपनी मुट्ठी से एक सूखे हुए पत्ते उठाए मुट्ठी में, और उन्होंने कहा कि देखो, जंगल की ओर देखो, वेणुवन में देखो कितने सूखे हुए पत्ते हैं। तो उसने कहा हाँ बहुत सारे हैं। तो कहा और हाथ में मेरे कैसे कितने हैं? तो उसने कहा कि हैं। तो कहा कि उतने ही प्रश्नों के उत्तर मैंने तुम्हें दिए हैं, और उतनी ही बातें जियो। अकथ कहानी प्रेम की, जैसे अगर कबीर से शब्द उठाएं तो जो अकथ है संसार में, उसका बहुत छोटा सा प्रतिशत कहा जा सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है। और झीसियों की तरह, सूखे पत्तों की तरह, ओस की बूंद की तरह जब सत्य बरसने लगे किसी के व्यक्तित्व पर, शब्दों में छुपा हुआ रस बरसने लगे, या उसकी जो रस से भी ऊपर उठकर विरस हो जाने की स्थिति है, वह बरसने लगे, मौन बरसने लगे, तो व्यक्ति महानता की सरहद छूने लगता है, वो पूर्णतः अहिंसक हो जाता है। मुझे लगता है कि हिंसा की कल्पना भी न कर पाना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो इन्होंने साध ली थी इनके व्यक्तित्व में। तो हर बार उनसे मिलना इस नए एहसास से भरता था कि जो कविताएं हम पढ़ के आ रहे हैं, ये मूर्तिमान कविता यहाँ बुद्ध की तरह बैठी है, यही है। और उनको बहुत आंखों में उनके ममता इतनी थी, आंखों की ममता मुझे हमेशा याद है। जब अमीर खुसरो पर मैंने उपन्यास की सोची तो सिल्क रूट पर से जुड़े हुए उनकी एक किताब थी उनकी लाइब्रेरी में, और उन्होंने वो सिल्क रूट से जुड़ी हुई किताब मुझे दी थी। मुझे सूफियों के बारे में पढ़ना था, तो एक दो दिन के लिए ही सही मैं वो ले गई थी। और वो अमीर खुसरो
लिखने के थोड़ा पहले की बात, काफी पहले जब शुरू किया था लिखने में तो काफी वक्त लग गया, लेकिन जब पहली बार बीज आया होगा मेरे मन में तो उस समय मैंने वो सिल्क रूट वाली किताब ध्यान से पढ़ी थी। और वो चूंकि कॉफी टेबल बुक थी, बहुत बड़ी थी, तो उसमें सारे रास्ते समझने में, उसका मानचित्र समझने में, वो जो पूरा जत्था आता था सूफियों का सिल्क रूट से, वो पूरा उसका एक मनोमय कोश में उसको पूरा धारण करने में, एक तरह से कहा जाए तो कुंवर जी की बड़ी भूमिका है। जी दीदी, बहुत ही मन से और उस आत्मीयता से आपने कुंवर जी को याद किया। यहाँ एक चीज जिसकी ओर आपने संकेत भी अपनी बातचीत में संकेत किए, फिर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट करते हुए इस पर भी हम कुछ चर्चा कर सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआती दौर के कुंवर जब आप मिली उनसे और अपने एक दूसरी परिस्थिति में जो एक व्यक्ति के साथ कई बार अंतिम दिनों में जिस तरह से स्थितियां बिगड़ती हैं, तो उन दो अलग अलग अवधि में उनकी बातचीत के विषय किस तरह थे या फिर वे क्या सोचा करते थे, उस दोनों स्थितियों को हम देखें तो उनसे संवाद के विषय किस तरह के थे, क्या उनमें कुछ परिवर्तन थे? नहीं, उनमें चिड़चिड़ाहट या अकुलाहट तब भी नहीं थी जब वो पढ़ने में उनकी आंखें, मतलब वो मिल्टन की स्थिति में या होमर की स्थिति में जब चले गए थे और आंखें स्पष्ट, मतलब सिर्फ अंतर्दृष्टि उनके पास रह गई थी और आंखें उस तरह से कुछ पढ़ नहीं सकती थी, कविताएं भी उन्हें डिक्टेट करानी पड़ती थी, जो उनके बहुत ही, वो तो बिल्कुल ही उनका ही रूप है, उनका उनका पुत्र भी। और वो जिस तरह से उनकी कविताओं के डिक्टेशन लेते थे अपूर्व या भारती जी, तो उस स्थिति में भी जब मिल्टन ने भी घबरा के कहा और सोनेट लिखा टू द ब्लाइंडनेस, तब तब उससे उस स्थिति में भी प्रश्नाकुलता होमर में भी आ गई थी कि क्यों मेरी ऐसे ज्योति विरत मेरा जीवन क्यों। लेकिन और अंत में, लेकिन जिस तरह से मिल्टन कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो जिस दार्शनिक गरिमा के साथ अपने ही आत्मसंघर्ष से जूझते हुए मिल्टन ऐसा कह पाए, पूरा पैराडाइज लॉस्ट लिखने के बाद उस प्रश्न का जवाब टटोल पाए, क्योंकि उसका थीम ही है पूरा पैराडाइज लॉस्ट के बाद जब उनकी आंखें गईं, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो प्रश्नाकुल व्यक्ति जब प्रकृति से या अनंत से या जो भी आप उसका नाम दीजिए, क्वांटम फिजिक्स जो उसको गॉड पार्टिकल कहता है, उसको, उससे जो भी सवाल, या अपने ही किसी हायर सेल्फ से आदमी जो सवाल पूछता है अस्तित्व को लेकर, उसके उत्तर पाने के पहले की अकुलाहट बहुत बड़ी होती है और अक्सर वो कहीं ना कहीं छलक जाती है, हल्की चिड़चिड़ाहट में, उदासी में और बेचैनी में। मैंने ऐसी बेचैनी इनको अपने लिए कभी नहीं देखी। दंगे होते थे, युद्ध होते थे, कोई अपमान की राजनीति खेल जाता था, कोई खास तरह के औद्धत्य का शिकार हो जाता था, हिंसक हो जाता था, तो वे व्याकुल होते थे। लेकिन अपने लिए शरीर के पार हो जाने पर कोई चिंता हो, ऐसा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। वो इतने ही धीर, क्योंकि वो एक जिसको पुराने समय में रियलाइज सोल कहते थे,
अपने जीवन में मैंने कुछ ही रियलाइज सोल्स देखे हैं जिनको पुराने ढंग के लोग कहते थे कि हाँ, इसने सृष्टि की समझ पा ली है, सृष्टि को आत्म में परावर्तित कर लिया है। ऐसे कुछ ही लोग मुझे दिखाई दिए थे जिनकी सारी तू मैं मिट चुकी हो। ऐसे लोग मुझे कम ही मिले हैं। मैं देखती हूँ आँख खोल के चारों ओर, लेकिन उम्मीद करती हूँ अर्पण की आपकी पीढ़ी में नवल पुरुष ऐसे कुछ होंगे, क्योंकि आप लोगों की समझ भी कम से कम इसलिए इतनी गहरी हो गई है कि आपने समझ लिया है कि हिंसा से, प्रतिहिंसा से क्या हो जाता है। इतना उत्पात, इतना इतना इतनी ज्यादा विषम परिस्थितियां आप लोगों ने देखी हैं कि अब आप लोग संभल गए हैं। प्रेम का महत्व शायद इस पीढ़ी या आपके बाद की भी पीढ़ी समझ पाए, और उसमें भी धीरोदात्त नायकों का विनय और सहिष्णुता आ जाए। लेकिन पुरानी पीढ़ी में सामंतशाही के, उग्र पूंजीवाद के, और कहीं कहीं तो तानाशाही के भी रंग अक्सर दिखाई दे जाते हैं। किसी से भी बात करने चलिए, किसी पुराने आदमी से, तो वो 10 मिनट में समझ में आ जाता है कि उसका लिंग पूर्वग्रह है, वो औरतों को कैसे समझता है, वो अपनी जाति से बाहर के लोगों को क्या समझता है, वो गरीब लोगों को कैसी हिकारत से देखता है। वो ये नहीं समझता कि इसको कुछ, इसका हिस्सा लेके हम बैठे हैं इसलिए वो वंचित है। उसे कोई अपराध बोध नहीं होता और उसको लगता है कि अगर कोई वंचित है तो अयोग्य है। ये वो नहीं सोचता कि कोई वंचित है तो उसको मौका नहीं दिया गया है, उसके भीतर के बीज का विकास हम लोगों ने ऐसा परिवेश नहीं बनाया कि विकास हो। हमने साधनों का सही बंटवारा नहीं किया, हमने श्रम की गरिमा नहीं समझी, इसलिए इस तरह की बातें हैं। ध्रुवांत हैं दो तरह के। इसको लेकर लोग शर्मिंदा नहीं होते कि हम अगर प्रिविलेज्ड हैं तो हम शर्मिंदा हो, हमें लगे कि हमें कुछ अतिरिक्त करना चाहिए। लेकिन लोग बहुत असभ्य ढंग से पेश आते। मैंने पुराने लोगों में ऐसा बहुत देखा है। बहुत कम लोग सामान्य दुनिया में ऐसे होते हैं जो लिंग पूर्वग्रह और जातीय पूर्वग्रह से, और अब तो मुझे लग रहा है धार्मिक पूर्वग्रह से, पिछले कुछ दिनों में तो धर्म के नाम पे भी बहुत। मेरे बचपन में मैं तो खासकर जिस शहर की हूँ, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया, कोई किसी भी क्यारी में पैदा हो गया तो क्या हो गया। अपने वैविध्य में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से सुंदर है, हर धर्म किसी न किसी से सुंदर तरह से सुंदर है। लेकिन ये मेरे देखते देखते ही हो गया कि धार्मिक पूर्वग्रह भी भयानक बढ़ गए। लेकिन इनकी इनके पास बैठकर कभी नहीं ऐसा लगा कि इनको किसी को भी रिड्यूस करके, रिडक्टिव दृष्टि इनके पास है। बल्कि इनमें तो ऐसी मुझे लगता है कि हिंदी का हमारा समाज तादाद में नहीं बैठा पाया बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कि पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों में पैदा हुए थे और संयोग से वो समृद्ध थे। जैसे निर्मल वर्मा के प्रति, या कृष्ण बलदेव वैद के प्रति, या अज्ञेय के प्रति, या कुंवर जी के प्रति। आभिजात्य का कुछ अशोक वाजपेयी के लिए भी आभिजात्य का एक आरोप हमेशा रहा है। लेकिन हम ये अगर उनका वैयक्तिक आचरण देखें तो हमें ये लगता है कि किसी क्यारी में पैदा हो जाना किसी अपने हाथ में नहीं होता। अगर ये वंचित के लिए बात सही है तो समृद्ध जो संपन्न है उनके लिए भी ये सच है, जो सवर्ण है उनके लिए भी ये सच है।
इन चीजों में तो अपना वश नहीं है कि कोई किस क्यारी में पैदा हो गया, संयोग शासित हैं ये बातें। लेकिन अगर आप उस क्यारी में पैदा हो गए और आप इसके लिए एक्स्ट्रा माइल चलते हैं, आप उस इसके लिए आप अतिरिक्त रूप से आप कुछ करना चाहते हैं वंचितों के लिए, तो आपको आपको बहुत गहरा क्रेडिट मिलना चाहिए। और डी क्लास हो जाना या जातीय और लिंग पूर्वाग्रह से ऊपर उठ जाना इतना आसान भी नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसा कर जाता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है, और ये वैसा कर पाए। कम से कम निर्मल वर्मा, अज्ञेय और कुंवर जी के लिए तो धीरे धीरे ये बात सबके सामने स्पष्ट हो गई कि चाहे क्यारी में वो कहीं भी पैदा हुए हो, वो उतने ही उनके अपने थे जिनके लिए समाज बहुत सदै नहीं रहा, और हमेशा उन्होंने उनसे गहरा संवाद बनाया और अपने उनके लिए उनकी तरफ से सोचने की कोशिश की। एक एक पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, अन्यथा की राजनीति के वो शिकार जिसको पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग कहते हैं, ये जितने किरदार उनके हैं, अगर और जिस तरह के बिंब उन्होंने लिए हैं, अगर उसका ही विश्लेषण करने बैठिए तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ाई की थी, अपने संवेदना का, चित्त का ऐसा गहरा विस्तार किया था कि उनको उस तरह की क्षुद्रताएं घेर नहीं पाई थी। मुझे लगता है ये उनकी कवि और कथनी करनी, सोचने और समझने की एकता, ऐक्य उनको इतनी इंटेंसिटी दे पाया बाद की कविताओं में खासकर। कैसी हो मृदुला, कैसी हो? जी दीदी, आपको सारे कमेंट दिख रहे हैं? एक कमेंट आपको दिख रहे हैं कभी दीदी? कभी दिख जाते। जी जी, हम इस बातचीत को मृदुला आगे को दिख बढ़ाएं। गया मुझे। जी जी, इस बातचीत को आगे बढ़ाएं दीदी। इससे पहले कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। मृदुला जी का कमेंट आपने देख लिया है। प्रेरणा जी लिख रही हैं, प्रेरणा शर्मा, वैविध्य में हर कोई सुंदर है। प्रेरणा शर्मा ही लिख रही हैं, नमस्ते, आपने बहुत आत्मीयता और सहज स्नेह भाव से सार गर्भित स्मृति चित्र खींचा है। आपको सुनना बहुत सुखद है। प्रेम, धैर्य और उदात्तता की बात बहुत गहरी है। अंजना लिख रही हैं, रोचक अनुभव। मधु मेहता लिख रही हैं, वाह मैम, बहुत ही सुंदर, और उनके साथ का अनुभव और विश्लेषण। ये अलग अलग समय पर आपकी टिप्पणियों के साथ आए हुए कमेंट हैं दीदी, लेकिन हम यहाँ इकट्ठा ले रहे हैं उसे। सोनू यशराज जी का कहना है, छोटी छोटी बहनें हैं, ये तो मुझे प्यार कहे करेंगी ही। अपने दही को कौन खट्टा कहता है अर्पण? सोनू जी का कहना है, अनामिका दी, आपने भी तो साध ली है वैसा ही संत हृदय, चिरता और सबके लिए स्थिरता और सबके लिए प्रेम भाव। मुकेश जाटव लिख रहे हैं, बुद्ध जी को साझा कर बहुत अच्छा लगा, वैज्ञानिक दृष्टि। रेणु यादव आपको प्रणाम कर रही हैं। पापोरी गोस्वामी आपको नमस्ते कर रही हैं। बापोरी को भी बहुत प्यार, रेणु को भी बहुत प्यार, मेरे साथ बैठने का सुख मुझे दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुझे कृतज्ञता की एक अलग सी झुरझुरी महसूस हो रही। विकास चौधरी का कहना है, सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेशन मैम, थैंक यू। प्रभा मिश्रा मुझे साधुवाद करते हुए आपके सुनने को सुखद बतला रही हैं। सोनू यशराज, कितनी सुंदर बात, नई माँ की उलझन को कैसे सहजता से सुलझा दिया। कुंवर जी का वह प्रसंग जब वो आपके बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे चॉकलेट के साथ बहला रहे हैं। ऐसे तमाम कमेंट हैं, वो कमेंट आप बाद में देखेंगी। मित्रों, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
सारे कमेंट्स लेने संभवतः संभव नहीं हो, फिर भी मैं उसको स्क्रीन पर ला रहा हूं, दीदी वहां भी देख लेंगी। ऋतु सिंह लिखती हैं, आपको सुनना मन को भरता है। सतीश नूतन, पिता के साथ बिताए लम्हों पर भी कुछ कहें। ये क्या, इनकी बात समझ में नहीं आई, पिता के साथ बिताए लम्हों पर भी कुछ कहें। असल में मेरे पिताजी भी वैसे ही थे, बहुत स्नेहशील थे, तो कभी कहा होगा मैंने उसको, वही जी जी बहुत आभार जी पिताजी को याद करने के लिए। जी जी। शेखर त्रिपाठी, नई विश्वास कीजिए, दही काफी मीठा है, बिल्कुल शहद के समान। वो जो दही का प्रसंग आया था। और मुकेश वर्मा जी, वरिष्ठ कथाकार, सभी को नमस्कार कर रहे हैं। दीदी, जैसे कि आपसे बातचीत हुई थी कि हम कुंवर जी की स्मृतियों से इस बातचीत को शुरू करके उनकी कविताओं पर आएंगे, और कुछ कविताएं आपने इसके लिए चयनित की हैं जिनका आप अंतरपाठ हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लेखक मित्रों के लिए करेंगी। तो हम अब अपने संवाद के इस दूसरे खंड में पहुंचते हैं, जहां आप कुंवर जी की कुछ कविताओं के अंतरपाठ हमारे समक्ष रखेंगी। इस बीच मंजरी सिन्हा जी आ गई हैं, वह भी आपको संस्कृत में काफी कुछ लिख रही हैं। अपूर्व जी भी आ गए हैं। इतनी आत्मीय और गंभीर तरीके से आपने कुंवर जी को समझा, अपूर्व जी कह रहे हैं। मुकुल कुमारी आ गई हैं, आपको भी नमस्कार मुकुल जी। तो इस तरह से एक बड़ा दर्शक वर्ग है दीदी, जो जनसुलभ हमारा को, जो हिंदी अनामिका जी को, हिंदी मंडल तो एक संयुक्त परिवार की तरह है अर्पण, और एक अलाव जलाते हो तुम तो चारों ओर लोग बैठ जाते हैं। तुम जी खुद जी भी तो साहित्य की इनसाइडर हो ना, तो तुम इतना, सब लोग, प्रेम बहुत है हिंदी पट्टी के मन में, प्रेम तो बहुत है जी जी अपनों। और हम लोगों को बैठने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये विस्थापित समाज है, तो जहाँ मौका मिलता है वहां हम बैठना तो चाहते ही हैं। जी जी। नहीं, आप लोगों का मैंने स्नेह है और हमारे साथी मित्रों का, कि वे लगातार जुड़े हुए हैं। और जो कुंवर नारायण जी का जो अपना हासिल है उनके लेखन के माध्यम से, और जो उनका अपना एक, उनकी लेखनी का जो एक औदात्य रूप है, उसे भी लोग पसंद करते हैं। और उस विशिष्टता में भी वो कैसे बिल्कुल सामान्य दृष्टि के साथ सभी को लेते हुए, सभी को समाहार करते हुए चलते हैं। कुंवर जी का पूरा साहित्य इसका उदाहरण है। इस बीच प्रेरणा शर्मा लिख रही हैं, वो आपकी क्यारी वाली बात को कोट कर रही हैं। जिस किसी क्यारी में पैदा होना किसी के वश में नहीं, परंतु जो लिंग, जाति, धर्म आदि पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर क्षुद्रता को छोड़ना महान व्यक्तित्व के धनी ही के वश की बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं प्रेरणा जी, जिस पे चर्चा किए, और इन बातों-चीत से हम कुंवर जी के साहित्य को भी भली भांति समझ सकते हैं। उनके खंड काव्य हो, कविताएं हो, कहानियां हो, हर विधा में वे इन प्रश्नों को और इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, और एक समरसता की और बुद्धत्व की और गांधीवाद की के कई तत्व उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं दीदी से पुनः निवेदन करता हूं कि उनकी कुछ कविताओं का अंतरपाठ हमारे लिए रखें, अच्छा लगेगा। ये जो विडंबना बोध है ना इनकी कविताओं का, वो इतना सूक्ष्म है। लोग सोचते हैं कि जिसमें माधुर्य होता है और धैर्य होता है वो बोका बाबा होता है, उसको समझ में नहीं आता कि जीवन में कुछ खराब भी हो सकता है। वो सबको ही अच्छा समझता है, वो सब में ही बुद्धत्व के बीच देखता है, तो क्रिटिकल फैकल्टी शायद उसकी नहीं होती विकसित। जब आप किसी के पाठ के अवचेतन से गुजरते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात है बुद्धि और हृदय का समतोल, जिसको यूनिफाइड सेंसिबिलिटी टीएस एलियट ने कहा था। सेंस वो जो एक खास तरह का इक्विलिब्रियम, समतोल इनकी कविताओं में है, और विडंबना की बहुत ही शार्प, बहुत ही मतलब क्या कहूँ, बहुत ही अवेयर दिमाग और बहुत ही
बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही प्रखर बुद्धि के व्यक्ति का जो एक अंतःकरण होता है, जो सब समझ रहा हूं मगर क्या समझ रहा हूं मैं। जैसे कहते हैं ना कि खुला हुआ है मेरे सामने सहीफा इश्क, समझ रहा हूं मगर क्या समझ रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि विडंबनाएं समझ में नहीं आ रही, मगर फिर भी कल्पना ऐसी है कि अपने के पार जाके दूसरे की तरफ से सोच सकती है, और जो समस्याएं हैं समाज में उसके प्रति ऐसी नहीं हो कि उसकी चेतना है नहीं, और सबको एक सारा है, सारा क्रिटिकल अवेयरनेस है, लेकिन बचा हुआ है। वो किसी एक व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाता, वो स्वयं के माध्यम से सर्वसमावेशी उसका मय हो जाता है। और वो जब किसी में, जैसे बुद्ध भी कहते थे और बहुत सारे साधुओं ने कहा है कि हमारे जब पर्यावरण में कुछ गड़बड़ हो, परिवेश में कुछ गड़बड़ हो, तो एक बार अंदर देखना चाहिए, और एक अपने भीतर क्या एक ट्रेजिक फ्लॉ, एक हमार्शिया जिसको कहते हैं ग्रीक वाले, ग्रीक ट्रेजेडी वाले, या उसकी उसको एड्रेस करना, अगर आप उसको संबोधित कर सकते हैं, अगर परिवेश में आप परिवर्तन चाहते हैं, तो भीतर अपने पहले एक जो आप में भी कुछ अप्रिय होगा, क्योंकि सब कुछ मतलब आदमी में ये सच है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से सुंदर होता ही है, प्यार करने लायक होता ही है। जैसे फोटोग्राफर जानते हैं कि हर चेहरा किसी न किसी एंगल से सुंदर होता ही है, उसी तरह से कुछ न कुछ हर समाज में और हर व्यक्ति में ऐसा भी होता है जिसके आधार पर, जिससे आदमी परेशान हो जाए और मुंह मोड़ लेने का मन करे और उधर नहीं जाने का मन करे, बहुत देर तक अंदर तरंगे उठती रहे। अब उसका अगर आपने उसको समझ लिया कि हाँ मेरे भीतर, मेरे बाहर अगर कुछ ऐसा है तो मेरे भीतर ही कुछ ऐसा होगा जो वो बाहर प्रतिबिंबित हो रहा है। तो अगर हम अपना ट्रेजिक फ्लॉ, अपना एक कुछ भी जो हमारे प्रिय भीतर अप्रिय हो सकता है, अगर हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे, तो ये जो अनंत की अवधारणा है ना, इनकी बहुत ही बड़ी अति अति समय की जो अवधारणा है, जो काल के पार के पार के पार के पार, वो जो जलती चली जा रही एक तरंग है, जो कि कश्मीरी शैविज्म में भी जिसका बहुत सुंदर जिक्र है, जहाँ काल की कल्पना भोजन भट्ट के रूप में हुई है, वो अनंत तक का आयाम, पदार्थमयता का आयाम, चेतना का आयाम और अनंत का आयाम। तो ये वो कहते हैं कि अगर कहीं कुछ अपने चित्त का लगातार विस्तार नहीं किया तो परिवेश संकुल हो ही जाएगा। तो इनकी कविता में हर समय, नमस्कार अंजना जी, आपका सर्वसमावेशी मय होता है, जो अपनी ओर वो सबका, जैसे माँ जो होती है वो सब बच्चों का दोष अपने पर लेती है। इनकी अंतिम समय की एक कविता है उत्तरदायित्व, वो पढ़ने की कविता है। ये मैं संग्रह मेरे सामने जो है सब इतना असमाप्त, और इसकी मैं कुछ कविताएं ले आई हूँ, और अंतिम दिनों में कुछ कविताएं थी जो उन्होंने या तो अपूर्व को या भारती जी को लिखवाई होंगी। तो उसमें उन्होंने उत्तरदायित्व कविता में ये बात कही है, और इसकी शुरुआत हो जाती है एक अजीब से मुश्किल के समय से ही। वो समझते हैं कि वो कितने, देखिए मीठी मीठी, जैसे गाय का दूध जब दूहा जाता है तो बड़ी मीठी मीठी सी चोट पड़ती है। आप हजारवी प्रसाद द्विवेदी का वो पढ़ेंगे वो लेख अशोक के फूल, तो वो कहते हैं कि वसंत में, वसंतोत्सव में अशोक के फूल पर नूपुर सज्जित पांवों से मीठी ठोकर देती थी सुंदरियां। अब ये मीठी ठोकर मैंने बचपन में पढ़ा, तो कहा ठोकर भी मीठी होती होगी। फिर मैंने एक बार ग्वाले को दूध दूहते देखा, तो
वो जिस तरह से मीठी मीठी चोट पड़ रही थी बाल्टी पे, वो बारिश की चोट की तरह, या बारिश ही जब होती है तो धरती पर कितनी मीठी मीठी चोट सी होती है, उसी तरह हमारे चित्त में भी किसी एहसास की झीनी 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 बारिश होती रहती है। और उस एहसास की बारिश में आप देखिए कि कैसी बातें चमकती हैं। वो कहते हैं, एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही। अब कोई पूछ सकता है कि भाई प्लान बना के नफरत क्यों करना, नफरत करने की ऐसी क्या ताकत चाहिए किसी को। लेकिन वो एक तरह का व्यंग है, एक तरह का कटाक्ष है कि नफरत तो हम सब में इतनी कूट कूट के भर गई है। और ये मैं जो है सर्वसमावेशी मैं है, ये वैसा मैं है जो अनंत होना चाहता है लेकिन अभी और वो ये व्यक्ति मैं नहीं है, ये हमारे समय का मैं है जो अनंत होना चाहता है, मगर अभी उसको ये जो क्षुद्रताएं होती हैं और जो नफरत पैदा करती हैं, ये अहंकार जन्य ही होती हैं क्षुद्रताएं। तो वो कहते हैं कि वो व्यंग खुद पर ही कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही कविता की धार से। अंग्रेजों से ये एक तरह का अब वो सीधा भी कह सकते थे कि हर हर जाति, हर कौम, हर लिंग में कोई ना कोई सेविंग ग्रेस होता है। और जैसे हर व्यक्ति को प्यार करने, हमारे यहाँ तो पूरा अरेंज मैरिज का जो पूरा की अवधारणा है इसी पर टिकी हुई है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्यार करने की होती ही है, प्यार करने लायक होता है। तो भाई कोई भी मिल जाए, उसको उसको अगर एक तरह से देखोगे तो कुछ ना कुछ प्यार करने लायक मिल ही जाएगा। लेकिन ये वो कह रहे हैं कि नफरत करने का भी जज्बा हमारे भीतर सहजात, जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, तो प्रेम और नफरत भी साथ साथ ही चित्त में जगते हैं। और हम अक्सर योजना ही बना के करने लगते हैं, जरा सा भी अहंकार को चोट लगी कि बस तैयार हो गए। तो ये कहते हैं नफरत कर, अंग्रेजों से नफरत करना हमारे नस्ली पूर्वाग्रह की बात। अंग्रेजों कहते हैं नफरत का भी एक जोर होता है, एक ताकत होती है, उससे भी एक तरह से मोमेंट वो टूटती है जड़ता। तो कहते हैं कि लेकिन देखो रिमाइंडर, एक खास तरह की रिमाइंडर, तो हमने विवेकानंद को कहीं पढ़ा था, वो कहते थे किसी माँ को अगर ध्यान से समझ लो तो बहुत समझ में बहुत सारी बातें आती हैं। अगर किसी पिता को समझाना हो कि कोई काम नहीं करना है तो वो उपदेश देता है, और माँ किससे सुनाती है। माँ कहती है, वो इस तरह से कहती है कि देखो ना, वो भी तो, उसका तो कितना ये अच्छा है, वो किसी की रेखा छोटी किए बिना उसकी रेखा बड़ी करना चाहती है अपने बच्चे की। तो वो सीधी उंगली उधर दिखाती है जिधर से उसको अपनी कमी का एहसास हो कि ये क्या मैं कर रहा था। उसको लगता है कि माँ का हृदय तो जीतना है, तो शायद इस चीज से माँ का हृदय अच्छा उसको लग रहा है करने का, किसी का उदाहरण दे रही है, तो शायद हम उसकी ओर देखेंगे तो वहां से कुछ सीखेंगे। और प्यार पाने की चाहत बड़ी नैसर्गिक होती है, लेकिन हम भी उसको भी नैसर्गिक, उसको भी घृणा से अर्जित करना चाहते हैं। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता जिन्हें 2 घड़ी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान है। तो नस्ली पूर्वाग्रह और सेविंग ग्रेस की बात। फिर मुसलमान लोग करते हैं कटिबद्ध होके, स्वाधीनता आंदोलन के समय तो खैर उसका एक कुछ खास प्रयोजन भी था, लेकिन ऐसे भी लोग करते हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने, ये बातचीत का जो मनहर ढंग है, ये कितना खूबसूरत, कितना अंतरंग पूरा एक परिदृश्य रखता है। सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक से आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। और ये कम्बन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना इन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं,
मिलती, ये हमारा वो मन है जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। और ये दूसरा मन जो समझा रहा है वो मातृ मन है, और वो जो मातृ मन है वो इतने कन्विंसिंग ढंग से समझा रहा है कि खुद ही आपको अपनी मूर्खता का एहसास हो जाए, मिल जाए, वगैरह वगैरह। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। ये जो व्यंजना बोध है, अभिधा की ताकत तो इन्होंने पकड़ी ही है। और उसके अलावा जो लक्षणा व्यंजना की ताकत है, का पुराने ढंग के जो काव्य शास्त्र में ये जो 3 शब्द शक्ति की बातें कही जाती थी, बहुत ही महीन ढंग से इन्होंने साधी है। उसके अलावा देखिए, फिर ये एक, हम जिस तरह के समय में रह रहे हैं उसमें वो एक अजीब दिन का भी ख्याल आता है कि वो कैसा दिन था जब हम सुरक्षित लौट आए, हमें किसी ने अपमानित नहीं किया। दूसरा, ऊंचा उठा सिर, उसकी विवशता और छटपटाहट जिसे एक अंतहीन मृत्यु ने अपने सीने से चिपका रखा हो, उसकी लटकी हुई छाती, धंसा हुआ पेट, झुके हुए कंधे। वह कौन है हमेशा जिसकी हिम्मत नहीं केवल घुटने तोड़े जा सके। उसके ऊंचे उठे सिर पर एक बोझा है, कांटों के मुकुट की तरह। बस इतने ही से पहचानता हूं आज भी उस मनुष्य की जीत को। ये सिसिफस और वो अजेय, हर व्यक्ति के भीतर जो अजेय शक्ति वाला मनुष्य है उसकी वंदना करने ये करने बैठे हैं। और इस तरह से वो एक तरह से उस संघर्षरत मनुष्य की अभ्यर्थना कर रहे हैं। अब देखिए, जो थोड़ा अतिरिक्त होने की, जिसको मैंने अति समय कहा था, समय के पार जाने को, अपने तीनों खंड काव्यों में भी वो शाश्वत प्रश्न उठाते हुए समय के पार होते चले जाने की बात करते हैं। और अंतिम शायद उनकी जो कविता इन्होंने बोल कर लिखाई थी, वो भी 5 तत्वों पर इन्होंने बहुत लिखा है। अगर उन्होंने पानी पर लिखा है, हवा पे, आग पर, आकाश पे, और रागों पर और व्यक्तियों पर, कुछ इतिहास के चरित्रों पर, तो एक एक आयाम कुछ उसका, उनका अनंत वाला चेतना का आयाम और अनंत का आयाम जरूर उठाया है समय के पार जाते हुए। और देखिए, ये लिखते हैं, उतना ही असमाप्त, तो अगर मैं सच्चाई हूं तो कुछ भी खोया नहीं। घूमते फिरते जिन जगहों में वास किया, वहां यदि लौटूं तो अपने को कोई नई पहचान दे सकता हूँ। पुनः आरंभ हो सकता हूँ किसी भी संकल्प से, उतना ही सही, उतना ही प्रामाणिक, उतना ही आदि जीवन जो नष्ट नहीं होता, नया होता चलता है क्रम। एक शक्ति जो न चाहती न पछताती, ये आदमी के भीतर की वो जो ताकत है, जो कि सुपर्णा चिड़िया का जिक्र आता है, वेद में भी आता है, उपनिषद में भी आता है कि एक डाल पे 2 चिड़िया बैठी हैं, एक आत्मन है, एक परमात्मन है। एक कर्म फल टुप टुप करके खा रही है, और दूसरी चिड़िया चुपचाप, सुपर्णा चिड़िया, उसको फल खाता हुआ देख रही है। तो हमारे जो भी 2 मैं हैं, हमारे ही भीतर पूरा एक संसार है जो इड और ईगो वाला संसार है, या सुपर इड और ईगो वाला सुपर ईगो और ईगो वाला संसार है। उसकी बातचीत देखिए, वो कहते हैं कि एक शक्ति जो न चाहती न पछताती, ये दूसरी वाली सुपर्णा चिड़िया है जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होती। आप सबके भीतर एक ऐसा मन है जो अमन है, जो बिल्कुल नहीं डोलता, जो आपको कठिन से कठिन समय में अडोल रखता है। वैसे तो मन की गति पेंडुलम वाली है ही, वो एक अतिरेक से दूसरे अतिरेक तक डोलता ही रहता है। लेकिन एक मन है, वो जो निराला कहते हैं, एक मन राम का ऐसा है जो कि नहीं, जो कि जिसको कुछ नहीं होता। हम सबके भीतर वो एक ऐसा मन है जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, जो
सूरदास का जिक्र करें अगर हम, रंगभूमि में जो अंग्रेज उसको कहते हैं कि तुमने कुटिया उठाई है, हम गिरा देंगे, तो वो कहता है हम फिर पर उठा लेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम फिर गिरा देंगे, तो कहते हैं हम फिर उठा लेंगे। वो नेत्रहीन भिखारी भिक्षुक, उसके जो ये जिजीविषा है और उसकी जो ये गांधीवादी जड़ है, गांधीवादी जिद है, ये बजिद होना इतने खूबसूरत ढंग से, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है अमन हो चुके मन की, समय और काल की और अहंकार की सीमाओं से पार जा चुके मन की, जिसको वो कहते हैं एक शक्ति जो न चाहती न पछताती, न जिसके लिए केवल घटनाओं और संपर्कों की अपेक्षा बीतते रहने की मजबूरी। सोचता हूं जिस शून्य को वह भी आकांक्षी है, उसी भौतिक स्पर्श का जिसने मुक्त किया था। पंकज आए हैं, ये सारा संग्रह उन्होंने, ये बहुत सारे संग्रह अंतिम दिनों में पंकज ने, उनको इतना प्यार करते थे पूरे अपने कुंवर जी ये सारे संचयन बनाने में, भूमिकाएं लिखने में, इन्होंने जो बड़ी भूमिका निभाई उसके उसी का ये है कि हम सब आज, और उन्होंने और रेखा सेठी ने जो वो किताब लेकर हम गए, और खुद अपूर्व ने अंग्रेजी में, वो सब उनके ही, मुझे लगता है कि भविष्य के कुंवर ये लोग और आपकी पीढ़ी के और लोग बने तो इनका लिखना, इनके ये संदेश, ये शब्द झिमिर झिमिर बरसते रहे आपके चित्त में, आपका चित्त दहराकाश की तरह उदात्त हो जाए और समय के पार अति समय में चला जाए और सबको उसी निरपेक्ष दृष्टि से, अमन वाली दृष्टि से देख सके। सोचता हूँ जिस शून्य को वह भी आकांक्षी है, उसी भौतिक स्पर्श का जिसने मुक्त किया था। अब ये रविंद्रनाथ ठाकुर वाली बात कि मैं तो फिर से मुक्ति भी नहीं चाहता, फिर से जन्म लेना चाहता हूँ। तो भौतिकता से मिट्टी और हवा और आकाश और पानी और जो पांचों तत्व हैं, तो सबकी आवाजाही, जैसे पैब्लो नेरूदा की एलिमेंट्स वाली कविता है बाद के दिनों की, इनकी बाद की कविताओं में भी जंगल की आहटें भी हैं और बहुत तरह की हैं। और ये जो आदि कुछ कुछ मतलब कुछ नाद सा उठता है, एक नाद गुण इनका बहुत प्रखर हो गया है, वो भी अनंत की ओर जाता हुआ, उसी तरह नचिकेता की तरह वो अनंत मुखी है। और अनंत मुखी होना इतना आसान नहीं होता। अनंत मुखी वही होता है जिसका मिट्टी से जुड़ाव बहुत घना हो। जैसे ये कहते हैं कि वह भी आकांक्षी है उसी भौतिक स्पर्श का जिसने मुक्त किया था। ये विडंबना है नहीं, ये विडंबना नहीं है, ये क्लिष्ट यथार्थ है, ये सच है। अकेले सृष्टा को उसके अकेलेपन से और ढाल दी थी पृथ्वी पर अकूत जीवन राशि। लंबी कविता है, यहाँ पर सब में पूरा नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन हमारे पास एक भाषा है जिसमें मैंने जीना सीखा। तुम सोचते हो इसलिए लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारे शब्द मेरी इच्छाओं को व्यक्त करते। भाषा के प्रश्न पर भी इन्होंने बहुत लिखा। और एक किताब है जंगल की किताब, ये तो इतनी रोचक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी पढ़ा जाए और शब्दों को कि उनकी सारी उसके अवचेतन की ध्वनियों के साथ पूरा पढ़ा जाए तो अलग तरह का भाव बोध जगता है। और आप कितने भी थके हो, कितने भी उदास हो, इस तरह की कविताएं आप अगर सस्वर पढ़ें तो आपके भीतर कुछ प्राणों में प्राण लौटने ही लगते हैं। जैसे शब्दों की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम मौन की छत तक जाते हैं, उसी तरह से वृत्तियों की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप वृत्तियों के पार हो जाते हैं। ये इनको आप लगातार पढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं। किताब बहुत मृत्यु से, एक बार उन्होंने मुझसे, मैंने लंबा इंटरव्यू किया था, ममता जी ने मुझसे कहा था हिंदी पत्रिका के लिए,
अंग्रेजी में जो हिंदी पत्रिका निकलती है वर्धा से, उसके लिए। तो मैंने लंबी बातचीत की थी समय की अवधारणा पर। उस समय उन्होंने मुझसे बात करते हुए बताया था कि कैसे जीवन का एक प्रहर था जब उधर विश्व युद्ध के ध्वंस के बाद मॉडर्निज्म जगा था और सब जगह एक भूकंप की तरह सब जगह फॉर्म टूट रहे थे। उस समय इनके घर में भी लगातार बहुत से लोग गए। तो जो वैयक्तिक जीवन की क्षति थी और सामाजिक जीवन की क्षति थी, सब मिलाकर एक बड़ा शून्य एक विराट मन में जब रच जाते हैं तो आदमी रातों रात बड़ा हो जाता है। मृत्यु और प्रेम, ये दोनों इतने बड़े सच हैं जीवन में कि एक भी मृत्यु करीब से देख लें और एक भी प्रेम पूरे मन से पूरे समर्पण से कर लें तो आदमी सचमुच चित्त के उस धरातल पर पहुंच जाता है जहां मौन मधु हो जाए, निराला कहते हैं। तो सचमुच यहाँ पर मौन मधु हो जाए की स्थिति कई बार ध्वनित होती है। अब देखिए, जंगल पे कविता है और बाद के दिनों में बहुत सारे अकोरवन से लेके बहुत तरह की कविताएं इन्होंने लिखी। किताब बहुत पुरानी थी, पूरी कल्पना है जंगल की किताब की तरह। और सबसे रोचक बात है कि जैसे हम अंडरलाइन कर करके किताब पढ़ते हैं, उसका एक बिंब है। देखिए, किताब बहुत पुरानी थी और जंगल उससे भी ज्यादा पुराना। लगभग हर पंक्ति के नीचे पेंसिल के गहरे निशान थे, जैसे जंगल ही किताब हो पढ़ी हुई। मुझसे पहले किसी ने भी पढ़ा था उसे, जिसने भी पढ़ा था उसे बहुत मेहनत से पढ़ा था। जंगल को पढ़ने की बात हो रही किताब की तरह। कुछ देर बाद वो आदिवासी भी हो सकते हैं जिन्होंने हमसे पहले जंगलों को पढ़ा है। वो वैकल्पिक कोई भी ज्ञान का, हर भाषा वैकल्पिक ज्ञान का एक अक्षय स्रोत होती है। तो उसकी बात की जा सकती है। अंडमान की एक कहानी आप सब जानते होंगे। अंडमान के की जनजातियां अगर लकड़ी काटती है ना पेड़ की, तो पहले वो रात भर उसको, जैसे गैया के पास बछड़ा छोड़ दिया जाता है कि पहले भाई दूध तुम पी लो, पहला हक तुम्हारा है, उसी तरह से अगर पेड़ काटते हैं आदिवासी तो पहले गठरी रात भर पेड़ के नीचे रख देते हैं कि अपनी माँ से सट के रह लो कुछ देर, और क्षमा मांगते हुए नाचते गाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म संवेदना है प्रकृति से जुड़ी हुई और आदिवासी समाज से जुड़ी हुई, वैकल्पिक ज्ञान स्रोतों से जुड़ी हुई, सबकी बातें कितने महीन ढंग से कह जाते हैं। देखिए कि किताब केवल वही नहीं है जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लाइब्रेरी से ले लेकर और या खरीद खरीद कर। किताब प्रकृति खुद है और उसका आदि पाठ जनजातियों ने किया है। ये पर्यावरण को लेके या बाजार को लेके जो इनकी दृष्टि थी वो सचमुच ही अगाध थी। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मैं पढ़ नहीं रहा, पेंसिल के निशानों पर चल रहा हूँ जो पगडंडियों में बदल गए थे। उनके दोनों ओर शब्दों के घने जंगल थे। हर शब्द एक अलग जाति के वृक्ष की तरह था जिनसे मिलकर बनता था भाषा का महावन। महावन कह रहे, सबकी सब भाषाओं को मान देना। हर भाषा जीवन की ओर खुलने वाली एक खिड़की है। अब जितनी खिड़की भाषाएं आपके पास होंगी, आपके जीवन में क्रॉस वेंटिलेशन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हर भाषा की नाभि में एक पूरा वैकल्पिक ज्ञान कोश है। तो इसको बहुत संकेत से ये कह रहे हैं। कई बार पगडंडियों से ऊब कर सोचा उन्हें छोड़कर जंगल में प्रवेश करूं। अब यहाँ पगडंडी सारी वंचित जनजातियों या जातियों के लिए हो सकती है जो हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, और अभी तक सारे रास्ते उन्होंने ही कोड़े। हमारे पास कोई भी रास्ता अपना बनाया हुआ नहीं है, सब उन्हीं मेहनत कशों के बनाए हुए हैं। जिस घर में हम रहते हैं, जो राहों पर चलते हैं, जो पहाड़ जंगल, सब सब उनकी ही जागीर है जो हमने छीन ली। समय के साथ माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस के तर्क से हमने छीन ली, और हम शर्मिंदा भी नहीं होते। कई बार बंगटडियों से ऊब कर सोचा उन्हें छोड़कर जंगल में प्रवेश करूं।
जो इतना दुर्गम और रहस्यमय दिखता था, पर सीधी रेखा को पकड़कर चलने के पांव इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि दरख्तों के बीच बिना पंख उड़ने की कल्पना भी असंगत लगती थी। अचानक मैंने असाधारण थकान महसूस की। राहें और जंगल अभी भी उतने ही निगूढ़ और अपार लग रहे थे। ये थकान एक लगातार चिंतन में डूबे रहने वाले व्यक्ति की थकान है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करिए इतने परिवर्तन की, अपने भीतर या अपने बाहर, परिवर्तन जल्दी नहीं होते। और जो परिवर्तन की कोशिश करता है उसी को पता है कि अनवरत चेष्टा के बावजूद कुछ परिवर्तित नहीं हो पाने का दुख कितनी गहरी थकान पैदा करता है। ये दुख वही जानता है जो लगातार सचेष्ट रहा है कि कुछ कुछ तो हो, कोई पत्ता तो कहीं डोले। जिसने यत्न ही नहीं किया वो ये थकान समझ नहीं सकता, या जिसने सिर्फ भेड़ चाल चली है। थकते तो वो भी है जो सीधे सीधे किसी के पीछे चल देते हैं, लेकिन उनकी थकान और गहरी होती है, जो सायास पूरी एक बड़े विजन के साथ, एक बड़ी संकल्पना के साथ चलते हैं। मैं कहीं कुछ देर बैठकर विश्राम करना चाहता था। मैंने अपने आसपास घूम कर देखा। आश्चर्य! वहां केवल जंगल और राहें थीं। बीच में न विराम न अर्धविराम। ये एक ऐसी किताब, पैलिम्पसिस्ट की एक अवधारणा होती है, उत्तर संरचनात्मक जो भाषिक विमर्श है, वो ये मानता है कि ये लिखी हुई स्लेट हमें मिलती है। हमारा अवचेतन जो है टैबुला रासा तो नहीं ही है, वो एक पहले से लिखी हुई स्लेट है। और उसमें जैसे हम बोर्ड सामान्य ढंग से कहें तो जैसे हम बोर्ड श्याम पट्ट पर लिखते हैं, बोर्ड पर लिख के समझाते हैं कुछ क्लास में, बोर्ड मिटा देते हैं फिर भी कुछ ना कुछ अंदर रह जाता, उत्कीर्ण नहीं भी तो एक आभास सा अर्थ का। तो हमारी जो भाषा है उसमें कई आभासी लहरें, वो चिन्ह है, कई अनुगूंजें हैं, और इन्हीं अनुगूंजों से भरता जाता है साहित्य। और जिसके साहित्य में जातीय स्मृतियों की अनुगूंजें वैयक्तिक स्मृतियों की अनुगूंजों में गलबहियां डाले बढ़ती है, अभंग भाव से बढ़ती है, उसकी भाषा का अवचेतन बहुत समृद्ध होता जाता है, इतना ही समृद्ध जितना ये जंगल। तो उन्होंने कहा कि बीच में न कहीं विराम न अर्धविराम, सब मिट गया है। ये कालातीत होने की, ये अतिकाल में जाने की इनकी अवधारणा से मेल करता है, जहाँ न वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों अलग अलग वामन के डग की तरह तीन में बटे हुए नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअम में है। और इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी, हमारी जो हम बीच में है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अतीत को और भविष्य को जोड़ते चलें, क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं एक तरह से। हम सब बेटे बेटियां हैं, हमें खिलाया है किसानों ने, तो उनकी चेतना हमारे कर्म शास्त्र पर भी, कर्म की अवधारणा पे भी चस्पा है। हम जानते हैं कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, हर किसान का बच्चा जानता है। इतनी नागर परंपरा के ये कवि थे, अर्बेन थे, निर्मल वर्मा की तरह ये भी बहुत अर्बेन सेंसिबिलिटी के कवि थे, कॉस्मोपॉलिटन थे, मगर अपने गांव के बारे में भी एक लंबी कविता लिखी है। अपने पिता से गले मिलने के बारे की संवेदना पर भी इन्होंने बहुत सुंदर एक कविता लिखी है, अपने अयोध्या वाले घर पे। तो ऐसा है कि परंपराओं से गले मिलना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन परंपराओं की बैटरी अगर हम रिचार्ज नहीं करते, अगर हम सर्वोच्छेदन की सोचते हैं, तो ये भी कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जिस पर गर्व किया जा सके, क्योंकि परंपराएं बहुत कुछ देती भी हैं, रूढ़ियां छान के फटक देनी है, लेकिन सब कुछ नहीं।
अब पुरस्कार को देखिए, कैसे देखते हो, ज्ञानपीठ मिलने के एक दिन पहले अयोध्या में जन्मे थे, इसलिए राम पर कितनी धीमे से एक अपने अपने राम जैसे भगवान सिंह जी का उपन्यास है, उसकी आहट में ये पढ़िए। पुरस्कार, वनवास और राज्याभिषेक रोज की लीला है। क्या पुरस्कार क्या तिरस्कार, दोनों ही माता के दुलार। श्यामनंदन किशोर लिखते हैं। दो चार बढ़ाते आलोचक, दो चार बनाते समाचार। ये भी कहते हैं वनवास और राज्याभिषेक रोज की लीला है। जिस खुशी को मुकुट पहने सब देख रहे मेरे चेहरे पर, वह केवल बच्चों का मुखौटा है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है। मिल जाए तो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मेरे अंदर तो कहीं दूर सरयू तट पर जल समाधि लेते सूर्य की उदासी है। अब ये भी हो सकता है कि ये उपलब्धि की थकान इस संवेदनशीलता की थकान हो, जो एक संवेदनशील चित्त को हमेशा अकिंचन ही अपने को मानने का को विवश करती है, और उसको दूसरे औरों को हंसता देख मनु हंसो और सुख पाओ। ये प्रसाद ने जो कहा वो अंदर तक उसको महसूस करते हुए ये कविता लिखी गई है, कहीं बनावट नहीं है इसमें। फिर एक कविता और बहुत रोचक है जो विश्व साहित्य के इनके गहन अध्ययन से निकली है, और पोलिश कवि मिशकेविच के पान दादे उश पर आधारित है, एक प्रसंग पर। इस पर हर्ज ही क्या था, अगर प्रौढ़ा नायिका ने दोनों को चाहा एक साथ। अब यहाँ रीतिकाल की प्रौढ़ा नायिकाएं याद कीजिए, जिनको हमेशा हिकारत ही मिली। उनको कुट्टिनी कहा गया, उनको पता नहीं कैसे कैसे हिकारत से देखा गया। अब ये कहते हैं कि उसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने हृदय और बुद्धि के समतोल पर घटित किया है इस पूरे बिंब को, कि मतलब इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। कि कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्यार करने लायक होता है, अगर कोई ऐसा समझता है। और जैसे चेखव की डार्लिंग याद कीजिए, तो उस तरह के की मनस्थिति में कितनी व्यापक स्वीकृति देते हुए कहते हैं, युवक को उसकी जवानी के लिए और वयस्क को उसकी अक्लमंदी के लिए। अगर दोनों को एक ही में पाना मुश्किल था तो दोनों को अलग अलग चाहना आखिर गलत क्यों था। तुम भले ही हंसो मिचकेविच, लेकिन सच तो यह है कि दया की पात्र नहीं। यौवन और बुद्धि के संयोग की अद्भुत उदाहरण थी तेलीमेना। मुझे लगता है ये उदात्त समय उनके ही वश की थी कि जजमेंटल हुए बिना किसी की सूक्ष्म जरूरतें समझना और किसी की भी आत्मा की जरूरत के प्रति सचेत रहना, ये मुझे लगता है इनके स्वभाव का एक हिस्सा था। और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो अमृत से थका आकाश है, जो कि उतना ही सुंदर, और कुछ उनके मैं कहीं और भी होता हूँ, मैं कहीं और होता हूँ, ये भी काल और स्थान के परे जाती इनकी चेतना की ओर संकेत करती हूँ। मैं कहीं और भी होता हूँ जब कविता लिखता, एक साथ साइमल्टेनिटी इज लाइफ कहते हैं फूको। तो इस तरह से वो कहते हैं कुछ भी करते हुए कहीं और भी होना धीरे धीरे मेरी आदत सी बन चुकी है। गहरी आत्म स्वीकृतियों से भरी हुई ये कविता है, और ये मननशील व्यक्ति की मेडिटेटिव पोइट्री है बहुत गहरे अर्थ में। एक जगह एक कविता है, कौन सी है याद नहीं है, जो कहता है मैं देखता हूँ और देखने को भी देखता हूँ। ये तो त्रिक बनाती हुई कविता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था की अपने बाहर निकल के खुद को देखती हुई कविता। ये आसान काम नहीं होता, और गंभीरता से जीवन जीने के बाद ही सत पाता है ये
कि उपक्रम कि आदमी अपने से बाहर टहलने निकल जाए और खुद को पलट के देखे। तो ये कहते हैं हर वक्त बस यही होना, जहाँ कुछ कर रहा हूँ एक तरह की कम समझी है जो मुझे सीमित करती है। अनंत जिंदगी बेहद जगह मानती है फैलने के लिए। इस फैलने को जरूरी समझता हूँ और अपनी मजबूरी भी। पहुंचना चाहता हूँ अंतरिक्ष तक, फिर लौटना चाहता हूँ सब तक, जैसे लौटती है किसी उपग्रह को छूकर जीवन की असंख्य तरंगे। ये लौटना भी बहुत जरूरी है। वो हमेशा लौटने के लिए जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जैसे प्रसाद कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब यहाँ धीरे धीरे कितना महत्वपूर्ण है। जाना चाहते नहीं है, तट का मोह बना हुआ है, मगर फिर भी जाना है। ये तो दुचित्तापन है, ये तट के पार सब चले जाने का और तट से बंधे रहने का। ये जो एक बड़ा भाव है, विराट भाव है मनुष्य के चित्त का, इसके आपको इसकी दुविधा की तरंगे कॉस्मिक धरातल पर आपको किरणें पछकियां फेंकती हुई दिखाई देती हैं। अब देखिए फिर इस आना कविता में, आना किंतु इस तरह कि अब की पहचान में न आना, जैसे तुम नहीं, तुम्हारी जगह एक धुंध, एक कुहासा, डूबते सूरज की धूसर रोशनी को ओढ़े हुए। जीवनानंद दास जी की कविता याद आती है, अब की लौटूंगा तो, अब की अगर लौटा। इनकी भी एक और दूसरी कविता है। आना जबकि बहुत समय बहुत कम हो और अनंत अनंत पड़ा हो पाने को, कुछ मुझे बेहद जल्दी हो कहीं जाने की, और एक अजनबी रास्ता बेताब हो मुझे ले जाने को। उस वक्त आना ऐसे कि लगे किसी ने द्वार खटखटाया। ये कविता दरवाजे पर भी इनकी बहुत सुंदर है कि दरवाजे में जो रेशा है वो दीवार से जकड़ा हुआ है दरवाजा, मगर वो बाहर भी खुलता है भीतर भी खुलता है। उसके भीतर स्मृतियों का पूरा एक ग्राफ है, उसके जो भीतर रेशे होते हैं उसमें। और फिर भी वो कभी बाहर देखता है दरवाजा, कभी भीतर देखता है। ये दुचित्तापन, मनुष्य के चित्त का दुचित्तापन, ये बहुत ही मानवीय है और बहुत उस पे एक गहरा तादाद में हम सबको होता होगा। उस वक्त आना ऐसे कि लगे किसी ने द्वार खटखटाया, कोई ना हो पर लगे कि कोई आया। इतना आत्मीय, इतना अशरीर, ऐसे जैसे हवा का एक झोंका और मुझ में समा कर निकल जाना, जैसे निकल गई एक पूरी उम्र। अब ये उत्प्रेक्षा है अलंकार, ये उत्प्रेक्षक का इतना सुंदर सुखद सुभग प्रयोग है। उम्र की तरह निकल जाना, मुझे मेरे भीतर मेरा इतना आर पार है, खिड़कियों की तरह दो खिड़कियां मेरे आसपास खिली हुई हैं, मुझसे आकर बहना और दूसरी खिड़की से निकल जाना। उम्र इसी तरह निकल जाती है। आ गया जो महाजन न टल पाएगा, बैठकर यूं न चोटी गुथाती रहो, आ गया जो महाजन न टल पाएगा। ये गुजरने का यहाँ पर कोई अफसोस नहीं है, ये गुजर जाने को प्रकृतस्थ करता हुआ एक विराट अनुभव है। अकेली खुशी, अब अकेलेपन के और समारोह के पूरे द्वंद्व को कितने अच्छे ढंग से ये कविता खुश करती है। लगता है प्रकृति नहीं, यह कोई आदिम महोत्सव है आज, जिसके किसी जादू टोने के असर से मैं खुश नहीं खुश सा पड़ गया हूं दो क्षण। जी चाहता है तुम मेरे पास होती, मेरे सिरहाने एक सह अनुभूति, एक पहचानी हुई आवाज, और हम स्वीकारते अनुग्रहित एक प्रसन्न वनश्री का खुला हुआ आमंत्रण। ये जो लॉरेंस, डीएच लॉरेंस कहते हैं कि मैन वुमन कॉस्मोस, ये जो तिकड़ी है, इसमें अगर सामंजस्य बैठ जाए तो दुनिया में कोई दुख न रहे, जिसे हमारे यहाँ मधुमती भूमिका कहा गया है।
लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, एक सार हो जाना। ये जैसे आपका इंटरनेट की दुनिया है, ये आपकी समझ विस्तृत करती है कि दुनिया में हर शय कहीं न कहीं किसी न किसी से जुड़ी हुई है। रामकृष्ण परमहंस के समय की एक कहानी मैंने पिता से सुनी थी, उसमें वो कहते हैं कि वो इतना जो भी इस तरह के चित्त का हो जाता है, अगर किसी को बाहर वहां पर कोड़ा लग रहा हो तो उसकी अपनी पीठ में भी कोड़ा की छाप उगाते। तो इसका संवेदना का विकास इस तरह से, अगर आप इंटरकनेक्टेड वेब जो है आपके चारों ओर परिदृश्य का, अगर आप उससे सचमुच जुड़े हुए हैं, आपका इंटरनेट अगर ऑफ नहीं है, अगर आपका एंटीना खराब नहीं हुआ, तो फिर आपकी जो संवेदना की धड़कन है वो वहां तक चली जाएगी और धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि वहां पर किसी को चोट वहां लगी, छाप यहाँ उतर आई। तो ये जो चेतना का सूक्ष्म धरातल है, इसकी समझ व्यक्त करती हुई ये कविता है। लगता है प्रकृति नहीं है, हाँ ये तो खैर मैं कितना समय बहुत है, और कुमार जीव के माध्यम से जो अनंत का आयाम मैंने कहा, अंत में वही कहती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आपस में कमरे में धूप की तरह, वो बहुत सुंदर एक बिंब भी है कि हवा और दरवाजों में बहस होती रही, ये भी स्त्री संवेदना की कविता है। दीवारें सुनती रही, धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। उसके बाद थप्पड़ लगता है धूप को और वो बाहर जाती है और फिर लेकिन लौट के आ जाती है। ये लौट के आ जाना एक बड़ा सुखद, क्योंकि उम्मीद है, किसी ने भी आस नहीं तोड़ी। जीवन में संवाद के अवसर वही ढूंढता है जिसने अभी आस नहीं तोड़ी। तो ये जो भी गांधीवादी, बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो भी इस तरह के उन्नत मन वाले लोग हैं, वो संवाद में और विमर्शों में आस्था नहीं खो रहे हैं, क्योंकि उम्मीद कायम है। उन्हें लगता है कि परिवर्तन की गुंजाइश है, थकान हो जाती है, बहुत कम परिवर्तन होते हैं, मगर फिर भी उपक्रम जारी है। अब इस पे कुमार जीव की बात, कुमार जीव की तरह तो स्वयं भी थे। इन्होंने इतने अनुवाद किए, संवाद किए, अंतःपाठीय संवाद किए, जितने बहुत कम लोगों ने किए होंगे। विदेशी कवियों से, देशी कवियों के अंत समय की कविता है, वो पूरा ही समझिए कि विदेश के कवियों पे टिप्पणियां उधर रखिए, कविता उठूंगी तो ये निकल जाएगा इसलिए नहीं उठूंगी, लेकिन आप लोग पढ़िएगा जरूर। वह एक विचार का जीवन है, फिर से दिया जा सकता है कुमार जीव को, और यहाँ का पर आप कुमार जीव के बदले कुंवर जी लिख सकते हैं, आप भर सकते हैं इसको। फिर से जिया जा सकता है कुमार जीव को, कुंवर जी को, जैसे उसने जिया था तथागत को। ये जो दिए से दिया जलने की बात होती है, ये जो सूफी मशाल यात्रा की बात करते थे, क्योंकि कोई भी बुद्ध या कुमार जीव कभी भी मरता नहीं। एक प्रज्वलित आत्मा कितने बुझे दिए जला देती है। वह एक विचार का जीवन है जिसे जिया जा सकता है कभी भी, उसके समय में जाकर या उसे अपने समय में लाकर। यही उन्होंने किया, और जितनी तरह के चरित्रों से हमारी मुलाकात कराई, वो हमें काल के अलग अलग आयाम और सत्य के अलग अलग आयाम अपनी पूरी संजीदगी के साथ बहुत हौले से थपकी न चली बा, हबकी न बोली बा, धीरे रखिबा पांव वाले भाव से उद्घाटित करके चले गए। और जितनी बार हम अच्छी कविता, ऐसी अच्छी कविता पढ़ते हैं, हर बार एक नए तरह का अर्थ उससे उद्घाटित होता है, क्योंकि पेड़ की छाल में जितने वलय होते हैं ना, उस वलय में एक अलग अलग कहानी होती है। इसे शब्दों के अंदर भी बहुत वलय होते हैं, ध्वनियां जिसको कहते थे तो ध्वनियों की बात, रसों की बात, रसों में तो ये शांत रस की बात
आनंदवर्धन में ध्वनियों की जो बात की थी, ध्वनियां अनंत हैं इनके यहाँ। पर रसों में मुझे लगता है कि नव रसों में शांत रस ही इनका स्थायी भाव है, और वात्सल्य भी शायद। ऐसे मनीषी मननशील कवि को जब भी थकती हूँ, बहुत गौर से पढ़ती हूँ, और मन में कहीं कुछ खिलता है, कहीं कुछ चटकता है, जीने की शक्ति फिर से पछकियां फेंकने लगती है। गहरी थकान के क्षणों में हमको ताकत देने वाली ये कविताएं हमें अपने बिछौने के तकिए के नीचे रखनी चाहिए, जो किताबें उनमें है। आप हमारे हिंदी समाज के युवक युवतियां, आप सबके भीतर एक कुंवर जी हैं, जैसे कुंवर जी के भीतर एक कुमार जी थे, और ये परंपरा, ये मशाल यात्रा इसी तरह कायम रहे। पंकज जी, रेखा, अपूर्व जी, और हमारे और भी बहुत तेरे साथी, युवा साथी, जिस तरह से उनका पुनः पाठ लगातार प्रस्तुत करते रहे, उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इनका जो गद्य है, गद्य कवि नाम निक्षावदंती, ये भी पढ़ने के लायक है। उसमें भी अंतर वलय इतने अधिक है, जैसे एक इनका कुएं की चुप्पी, एक छोटा सा वो है। क्या क्या उन्होंने लिखा है, किस किस के तरफ से लिखा है। कभी गद्य में कूछा में कुएं स्यांग से, यात्रा वृत्तांत कथाएं जैसे विधाएं जो हैं वो पोरस हो गई हैं, मतलब एक दूसरे के घर आने जाने लगी, और जनतांत्रिक होने की हद तक ये कविता कहानी में, कहानी संवादों में इतनी तरह से, जैसे बरगद का पेड़, दीवार में जब बरगद और पीपल उगता है तो कहीं से भी फोड़ के अपनी जगह बनाता है, और एक खास तरह की हरियाली, खास तरह की हरियाली उस तरह के पौधे में होती है। वो एक उत्सुक मन के पहले प्रश्न की तरह उठा हुआ होता है, अचानक उग जाता है दीवार फाड़ के। ये हम सब के भीतर ये प्रश्न उठते रहें, और अपने अपने ढंग से हम इसके उत्तर तलाशते रहें, क्योंकि सत्य कभी भी रेडीमेड नहीं मिलता, सबको बुनना पड़ता है अपने अपने नाप का। तो जैसे इनकी धूप स्वेटर बुन रही थी किरणों के, हम सबको अपने अपने हिस्से के अनुभव, अनुभूतियां भरनी है, बुननी है। एक सीधा पल्ला, उल्टा पल्ला। जो स्त्रियां मेरे साथ बैठी उन्हें पता है सीधा घर उल्टा घर क्या होता है। तो हम इसी तरह समय की दो धाराएं बुनते चले जाएं, बुनते चले जाएं। फिर हो सकता है कि कुमार जी या कुंवर जी जिस अनंत की बात करते हैं उसकी एक झलक हमें मिले, और हम में भी अनंतमुखी होने का जज्बा जग जाए। धन्यवाद। रंजना, धन्यवाद। जी दीदी, काफी सारगर्भित और विवेचना परक चर्चा रही, और जिसे मुक्तिबोध, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान कहते हैं। और संयोग की बात देखिए कि उन मुक्तिबोध ने कुंवर जी की कविताओं पर लिखा भी है। तो उसी ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान के साथ आपने इतनी सारी बातें की, और काफी कमेंट्स इस बीच आए हैं। तो एक बार, क्या आपको सारे कमेंट्स दिख रहे हैं या नहीं दिख पा रहे हैं दीदी? मुझे रंजना जी का दिखा है, वो तो मेरी अपनी है, तो वो तो कर ही देंगे। जी, और मैं कुछ पढ़ लेता हूं इस बीच। मधु मेहता जी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, नाम पढ़ रहा हूं, क्योंकि काफी कमेंट्स हैं, वो बाद में आप देखेंगी। मधु मेहता, सोनू यशराज, शिमांकन यादव, ओम निश्चल जी, चंद्रकांता किरण जी, ये सब बधाई दे रहे हैं।
प्रेरणा शर्मा ओम जी। निश्चल जी को मेरा बहुत प्रणाम कहिएगा। बहुत, उन्होंने भी बहुत अद्भुत किताब तैयार की है, अद्भुत किताब तैयार की है उन्होंने। वो तो ऐसे एक एक योगी हैं, जो उन्होंने जितने अच्छे कवि हैं उतने ही बड़े वो योगी हैं, क्योंकि क्या उन्होंने इतने निस्वार्थ भाव से सबके जीवन का तत्व और रस उन्होंने उजागर किया और नई पीढ़ी के लिए एक पूरी समग्र पठनीय सामग्री सामने रखी है। उनको मेरा बहुत प्रणाम। जी, मधु मेहता जी, प्रेरणा शर्मा जी, इस तरह के निस्संग जो होंगे। जी, और सोनू यशराज, अनु शर्मा, आनंदा पटनी, विजया सती जी, अमरेंद्र कुमार शर्मा जी, ये तमाम, प्रीति सिंह, आरवी यादव, साधना चौहान, शिवांकन यादव, उदय भानु पांडे जी उत्तम कोटि की समीक्षा लिख रहे हैं। मधु मेहता जी वो भी सबको कुछ मेरा बात कर बहुत रही बहुत है। प्यार। उस विजया सती जी को जानती हूँ। जी, और एक कई कमेंट्स हैं, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं दीदी। और सोनू यशराज और पंकज बोस का एक कमेंट है दीदी, उसको एक बार सुन लें। अगर कुमार जीव के संदर्भ में बात करें तो एक और बौद्ध साहित्य के उन्नयन के लिए कुमार जीव की साधना, और दूसरी ओर कुंवर नारायण की अपनी साहित्य साधना, लाइफ लॉन्ग डिवोशन टू पोएट्री में आपको क्या समता दिखलाई देती है? टिप्पणी में यह सवाल भी कर रहे हैं, और इसी में ये आगे पूछ रहे हैं कि क्या कुमार जीव या उनके जैसे महान विचारकों के प्रति समय जो है, समय और प्रति समय, महान विचारकों के प्रति समय को कुंवर जी ने अपने समय में घुला मिलाकर एक सृजनात्मक विलयन बना लिया था। इसके साथ कुंवर जी के खंड काव्यों में औपनिषदिक प्रस्थान से क्रमशः बौद्ध दर्शन की ओर जो एक बड़ा प्रस्थान है, उस पर भी प्रकाश डाले। तो एक साथ एक टिप्पणी में कई सवाल हैं दीदी, कुछ कहना चाहें? दीदी, मित्रों, मुझे लगता है कि अनामिका जी का कनेक्शन में कुछ इंटरनेट कनेक्शन के साथ कुछ दूरी बन गई है। कुछ देर हम प्रतीक्षा करके देख लेते हैं। और इस बीच विशाखा जी का, अमिता सिंह जी का, प्रेरणा शर्मा जी का, श्याम सुशील जी का, मीरा मिश्रा कौशिक जी का, इन तमाम लोगों के भी कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। और आप लोग इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिए और हमारे साथ लगभग 1.5 घंटे से बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और दीदी क्या सुन रही हैं? शायद कुछ कनेक्टिविटी की समस्या आ गई है। तो जो ये कमेंट्स हैं मित्रों, वे निश्चय ही उन्हें देखेंगी और उन पर अपनी टिप्पणी देंगी, जवाब देंगी। समय भी काफी हो गया है, और कल कुंवर जी पर जो एकाग्र का आयोजन जनसुलभ की ओर से हो रहा है, उसकी अगली कड़ी में गीत चतुर्वेदी जी उनकी कविताओं के माध्यम से कई सारी बातचीत करेंगे। वे मुख्य रूप से उनकी कविताओं पर बात करेंगे, साथ ही उनसे जुड़ी उनकी स्मृतियां, उन्होंने उनके सिनेमा लेखन पर लिखी पुस्तक का संपादन भी किया है, उससे जुड़ी कुछ बातें, और इसके अतिरिक्त कुंवर जी को के संपूर्ण रचनाकार को अपनी ओर से, अपनी दृष्टि से वे देखने का एक प्रयत्न करेंगे। अनामिका जी को संभवतः द्वारा जोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो मित्रों आप सबकी अनुमति से और दीदी की अनुपस्थित अनुमति से मैं इसी के साथ उस अनुमति, 1 मिनट लगता है दीदी आ गई हैं, मैं एक बार चेक करता हूं।
दिखाई देता है? जी जी, हाँ दीदी आ गई हैं अब जी। असल में मेरी बैटरी चली गई तो मैंने मोबाइल से पिक किया है। जी जी आ गई हैं दीदी। तो जी पंकज, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। और अनुवाद और संवाद की जो परंपरा है कुमार जी की, वो और विश्व भ्रमण की, वो मानसिक भ्रमण जो राहुल सांकृत्यायन ने सचमुच की यायावरी दी थी हम लोगों के सामने। और बौद्ध ग्रंथ उन्होंने खच्चरों की सवारी करके वो गए थे और तिब्बत के उधर से लेके आए थे, जिह्वाग्र पर भी धारण करके लाए थे। उसी परंपरा में विश्व भ्रमण की और यायावरी की, उसी परंपरा में कुमार जी और अपने कुंवर जी प्रत्यक्ष रूप से राहुल सांकृत्यायन की तरह सरहद पार हुए नहीं हुए, उन जटिल परिस्थितियों में गए या नहीं गए, लेकिन जब ये मानसिक रूप से जो क्षितिज विस्तार का इनका एक पूरा उपक्रम रहा है, वो लगातार संवाद मुखी रहा है। और वो लगातार ही हर तरह की कविता से, ये जो मेरे हाथ में ये है न सीमाएं न दूरियां, उसमें विश्व कविता से अनुवाद अगर आप पढ़ेंगे तो लगातार आपको यही लगेगा कि उन्होंने लगातार कुमार जी की तरह के बारे में, जैसे कहते हैं कि हमेशा वो चीनी अनुवादकों के साथ समूह में बैठते थे और उसके बाद उनसे अनुवाद पढ़ के साथ साथ करके संवाद करते हुए अनुवाद करना, ये जो कोलैबोरेटिव यत्न होता है, सामूहिक यत्न होता है, वो एक तरह की जीवन दृष्टि में भी विकिरित कैसे होता है, ये कुंवर जी से भी समझा जा सकता है। आप खुद पंकज उदाहरण है इसके। वो संवाद की किस तरह से, आप उनके कितने छोटे थे आप उनसे, लेकिन वो इसी तरह से आपसे संवाद लगातार करते रहे। और औपनिषदिक दृष्टि से बौद्ध दृष्टि की ओर चलने की जो पूरी परंपरा है, वो हमारे यहाँ दशावतारों में भी लगातार सूक्ष्मतम होता गया है दर्शन। तो स्वाभाविक है, मैं किसी को बढ़ छोट कहत अपराधु वाली बात नहीं कर सकती, लेकिन ज्यादा इंक्लूसिव होना जिसे हम कहते हैं, बुद्ध ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव होते चले गए। और इसीलिए उनका जो कोई भी धारा जब गंगोत्री से फूटती है और चिंतन परंपरा धीरे धीरे उसका तट विस्तीर्ण होता ही चला जाता है। तो मुझे लगता है कि अंतः सलिला जो ज्ञान की थी, वो भी उसका तट विस्तार जिस तरह से होता गया, वो बुद्ध में आके एक खास तरह की क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव और ज्यादा सूक्ष्म उसका मतलब और निराकार भी पर्सपेक्टिव हासिल करता गया। तो इनकी और अगर वृत्तियां कुमार जीव से प्रेरणा लेकर कुमार जीव के ही मन के साथ संवादमुखी आनंद का ये वितरण करते हैं और निरपेक्ष भाव से वो सुपर्णा चिड़ियों वाली भी बात कायम रखते हैं अपनी कविता में, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। जी दीदी, हम अपनी ओर से माफी चाहेंगे कि आपको असुविधा हुई, लेकिन संवाद और विद्या व्यसन और इस अध्ययन मनन और विवेचन के प्रति यह आपकी एक निष्ठता ही है कि कैसे आप तुरंत, जब आपके लैपटॉप, आपके आईपैड की बैटरी चली गई, तो आप इतनी शीघ्रता से मोबाइल पर आ गई। तो हम समझ सकते हैं और हमारे दर्शक भी इसको जानते हैं। से मुझे बहुत उम्मीद है पंकज और अर्पण, आपकी पीढ़ी से बहुत उम्मीद है, इसलिए आपसे संवाद का मुझे भी कोई अवसर छूटना नहीं चाहिए। मेरे लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों की ओर देखना, जो उसी राह पर चल रहे हैं, उसी तरह से संयत भाव से बढ़ रहे हैं, ज्ञान के शिखर पे विनय से बढ़ रहे हैं, और किसी की रेखा छोटी किए बिना अपनी रेखा बड़ी कर, ये कुंवर जी की परंपरा है, तो इसी तरह सब रखें। इस बीच दीदी गीताश्री जी आ गई हैं।
गीताश्री जी इसको आपको मेरा नमस्कार प्यार कह रही कहना। हैं और हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। यह एक इस जनसुलभ संवाद की सफलता है और कुंवर जी के लिए और आपके लिए सभी का आदर है और एक जो उनके अध्ययन को लेकर, उनके चिंतन मनन को लेकर जिस तरह का आग्रह या जिस तरह की मतलब एक जिस तरह के सरोकार हैं, उसी का परिणाम है कि अंत तक लोग बड़ी संख्या में बने रहे। और मुझे लगता है कि अब इसी के साथ हम लोग इस बातचीत को यहाँ समाप्त कर सकते हैं। अगर दीदी कुछ आप और कहना चाहें, कोई ऐसा पक्ष जो बस हम आपको लोग याद आ रहा हो। छोटे उन्हीं की परंपरा में इसी तरह बढ़ते रहिए और मैं भी आपके पीछे पीछे चलती रहूं, यही बहुत अच्छा। नहीं दीदी, आप हमारे लिए मशाल हैं और हमेशा रहेंगी और हम सभी लोग आपके दिखाए पथ पर और उस मशाल की उस रोशनी में कुछ थोड़ा बहुत कर सकें, यही हमारे लिए बड़ी बात होगी। तो मित्रों, इस तरह से हम जो है अपने संवाद की अंतिम अवस्थिति की ओर आ पहुंचे हैं और काफी समय भी हो गया है। तो पुनः दीदी का और आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार कि इस जनसुलभ संवाद में कुंवर जी पर केंद्रित एकाग्र में इस बातचीत के लिए शामिल हो सके। शुक्रिया अर्पण आप आपको सभी भी बहुत मित्रों का। बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार जी, आभार।